जब किसी के दिमाग में पार्लियामेंट शब्द आता है तो सबसे पहले एक तस्वीर उभर के आती है। हाँ, एक ग्रैंड मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग की तस्वीर। पहले वो सर्कुलर स्ट्रक्चर हुआ करता था और अब एक नई ट्रायंगुलर बिल्डिंग है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि बस वही ईंटों, पत्थरों और कांच का ढांचा जहां देश के सारे लॉ मेकर्स जमा होते हैं, वही पूरी मशीनरी है। राइट। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डीप और फैसिनेटिंग है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से देखें तो पार्लियामेंट कोई फिजिकल स्पेस नहीं है। सही बात है। ये एक जिंदा सांस लेता हुआ ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा हाईली सोफिस्टिकेटेड इकोसिस्टम जिसे डिजाइन किया गया था पावर को बैलेंस करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए। एग्जैक्टली। और सबसे जरूरी बात, एक ऐसी डेमोक्रेसी चलाने के लिए जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी में काम करे। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल नोट्स के बेसिस पर हम इसी मशीनरी को डीमिस्टिफाई करने वाले हैं। मैं इस टॉपिक को अप्रोच कर रही थी तो मुझे लगा कि हम पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्पोजिशन को सिर्फ कुछ आर्टिकल्स या नंबर्स के लेंस से नहीं देखेंगे। हाँ, मतलब उन लॉज के पीछे छिपे वाई और हाउ को समझना ज्यादा जरूरी है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने इतना इंट्रिकेट डिजाइन चुना और क्यों कुछ रूल्स बनाए गए और कुछ जानबूझकर छोड़ दिए गए। तो शुरुआत करते हैं इस ऑर्गेनिज्म के बेसिक आर्किटेक्चर से। राइट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 बिल्कुल क्लियर शब्दों में एस्टैब्लिश करता है कि यूनियन लेजिस्लेचर यानी जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसके 3 पिलर्स हैं, प्रेसिडेंट, उसके बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। अब यहाँ एक आम सवाल दिमाग में आता है कि जब प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते तो उन्हें इस लेजिस्लेटिव मशीनरी को एक हिस्सा क्यों बनाया गया? हाँ, क्योंकि ना तो वो लोकसभा की डिबेट्स में बैठते हैं और ना ही राज्यसभा में आके स्पीचेस देते हैं, तो फिर उनकी ऐसी क्या आवश्यकता है? इसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाकर गवर्नमेंटल सिस्टम्स के मॉडल्स को देखना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर यानी कांग्रेस के बीच एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। अच्छा, मतलब दोनों बिल्कुल अलग साइलोज में फंक्शन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इंडिया ने ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल से इंस्पायर होकर फ्यूजन ऑफ पावर्स का रास्ता चुना। यहाँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का 3rd पिलर बनाने के पीछे एक्चुअली एक बहुत ही सॉलिड लॉजिक है। इसे हम एक बड़ी कंपनी के सीईओ की तरह सोच सकते हैं। वही ना, सीईओ भले ही रोज फैक्ट्री फ्लोर पर ना बैठता हो, पर फैक्ट्री से निकलने वाला कोई भी नया प्रोडक्ट, लेजिस्लेटिव बिल, उनके फाइनल सिग्नेचर के बिना मार्केट में नहीं आ सकता। सही कहा। प्रेसिडेंट एक अल्टीमेट क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह है। जब दोनों हाउसेज में किसी नए लॉ पर डिबेट होती है तो वो सिर्फ एक बिल होता है, एक प्रपोजल। हाँ, भले ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कर दें, पर बिना प्रेसिडेंट के फाइनल असेंट के वो एक्ट नहीं बन सकता। ये इंश्योर करता है कि लॉ मेकिंग का फाइनल स्टेप एक ऐसी अथॉरिटी के पास हो जो पॉलिटिकल डिबेट से थोड़ा ऊपर उठी हुई हो। वाओ, ये पर्सपेक्टिव काफी क्लियर करता है चीजों को। और इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए फ्रेमर्स ने एक और क्रूशियल डिसीजन लिया था, बाइकैमरलिज्म यानी 2 हाउसेस का सिस्टम। राइट। सिर्फ एक हाउस से काम क्यों नहीं चलाया गया? इसके पीछे डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल डिलेमा छुपा है। क्या डिलेमा? देखिए, डेमोक्रेसीज में पब्लिक मूड कभी-कभी बहुत जल्दी शिफ्ट होता है। एक पॉपुलर वेव या किसी इंस्टेंट इमोशनल रिएक्शन के चलते हो सकता है कि लोग ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लें जो जल्दबाजी में कोई एक्सट्रीम लॉ पास कर दें। ओह, आई सी। तो इस टिरनी ऑफ द इमीडिएट मेजॉरिटी को रोकने के लिए एक ड्यूअल फिल्टर जरूरी था। एग्जैक्टली। लोकसभा सीधे आम जनता की पॉपुलर विल को दिखाती है, जहां ग्राउंड लेवल की पॉलिटिकल एनर्जी होती है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा एक कूलिंग सॉसर की तरह काम करती है। कूलिंग सॉसर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। हाँ, ये स्टेट्स को और सीजन्ड एक्सपर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है, ताकि जो भी लॉज पॉपुलर वेव में पास हो रहे हैं उन पर एक ठंडे दिमाग से डबल चेक किया जा सके। तो इन दोनों हाउसेस के कैरेक्टर्स और उनके कॉम्पोजिशन के बीच का ये फिलोसॉफिकल डिफरेंस और ज्यादा क्लियर हो जाता है जब हम इनकी स्पेसिफिक डिटेल्स में डीप डाइव करते हैं। जैसे आर्टिकल 80 राज्यसभा को गवर्न करता है। राइट, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है। पर नंबर्स रटने के बजाय इसके स्ट्रक्चर के पीछे का माइंडसेट समझना आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हाउस में 12 सीट स्पेसिफिकली ऐसी रखी गई हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। हाँ, और ये लोग चुनाव जीत कर नहीं आते,
ये आर्ट और साइंस या लिटरेचर और सोशल सर्विस के दिग्गज होते हैं। ऐसा क्यों किया गया? मतलब इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते ये लोग? क्योंकि फ्रेमर्स ये जानते थे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का अपना एक अलग शोर शराबा होता है। सोसाइटी के हर ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल इंसान के पास रैलीज करने या चुनाव लड़ने का टेम्परामेंट नहीं होता। सही बात है। अगर देश को इन इंटेलेक्चुअल्स की विजडम चाहिए तो उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स के कीचड़ से बचाकर सीधे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में लाने का एक बाईपास रास्ता चाहिए था। बिल्कुल, और ये नॉमिनेटेड सीट्स वही बाईपास हैं। बाकी के 238 मेंबर्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी वोटिंग डायरेक्ट जनता नहीं बल्कि एमएलएस करते हैं। हाँ, एक कॉम्प्लेक्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, राइट? ओके, फेडरल स्ट्रक्चर मेंटेन रहे और स्टेट्स की आवाज सेंटर में सुनी जाए। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में है लोकसभा, जिसका जिक्र आर्टिकल 81 में आता है। ये हाउस ऑफ द पीपल है, जहां मैक्सिमम 550 मेंबर्स हो सकते हैं। राइट, और यहाँ देश की रियल डेमोक्रेटिक पल्स महसूस होती है, क्योंकि यहाँ आम नागरिक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू अपने एमपी सीधे चुनते हैं। मैं देख रही थी कि वक्त के साथ हमने इस डेमोक्रेटिक पल्स को और इंक्लूसिव होते हुए देखा है। पहले वोटिंग एज 21 साल थी, जिसे बाद में 61st अमेंडमेंट से घटाकर 18 साल कर दिया गया, ताकि यूथ का रिप्रेजेंटेशन बढ़े। एक और सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन तब हुआ जब हाल ही में 2019 में 104th अमेंडमेंट ने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड 2 नॉमिनेटेड सीट्स को अबॉलिश कर दिया। हाँ, ये दर्शाता है कि डेमोग्राफिक रियलिटीज और रिप्रेजेंटेशनल नीड्स समय के साथ बदलती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि बदलावों को अडेप्ट करने वाली मशीनरी है। अब यहाँ एक सबसे स्टार्क डिफरेंस इनके लाइफ स्पैन्स में दिखता है। लोकसभा का एक नॉर्मल ड्यूरेशन 5 साल का होता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है और देश नए इलेक्शंस की तरफ बढ़ जाता है। पर राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। राइट, और नए लोग उनकी जगह आके हैं, जिससे हर मेंबर का टेन्योर 6 साल का बनता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि जब देश की असली पावर, स्पेशली फाइनेंशियल पावर और सरकार बनाने या गिराने की ताकत लोकसभा के पास है, तो राज्यसभा को परमानेंट बनाकर क्या अचीव किया गया? इसका लॉजिक ना किसी भी बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन के बैकअप जनरेटर जैसा है। अच्छा, बैकअप जनरेटर कैसे? इमेजिन कीजिए कि लोकसभा अपने 5 साल पूरे करके डिसॉल्व हो चुकी है और आने वाले 1-1.5 महीने तक देश में आम चुनाव होने हैं। उस वक्त देश में कोई लोअर हाउस एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ये तो है, एक गैप आ जाता है उस टाइम पर। तो ऐसे सेंसिटिव वक्त में अगर देश पर कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आ जाए या किसी अचानक आई महामारी के चलते कोई इमरजेंसी लॉ पास करना पड़ जाए, तो देश का लेजिस्लेटिव सिस्टम तो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाएगा। फंक्शनल हाउस हमेशा अवेलेबल रहे देश में। यहाँ तक तो हमने स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर काफी अच्छे से समझ लिया, लेकिन इस लॉ मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, उस पे बात करते हैं। अगर किसी को एमपी बनना है तो आर्टिकल 84 इन क्राइटेरिया को डिफाइन करता है। राइट, सबसे पहली और नॉन निगोशिएबल शर्त है कि कैंडिडेट को इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उन्हें एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ओथ लेनी पड़ती है 3rd शेड्यूल के तहत। और एज लिमिट भी स्ट्रिक्टली सेट की गई है। लोकसभा की डेमोक्रेटिक एनर्जी और यूथ रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए मिनिमम 25 इयर्स एज चाहिए, जबकि राज्यसभा के उस कूलिंग सॉसर रोल को ध्यान में रखते हुए वहां थोड़ी ज्यादा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट की गई है, इसलिए वहां मिनिमम एज 30 साल रखी गई। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन के और भी लेयर्स हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत अगर कोई सीट किसी शेड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है तो कैंडिडेट का उस कम्युनिटी का हिस्सा होना मैंडेटरी है। पर एक बात नोटिस की आपने, इस पूरी क्वालिफिकेशन लिस्ट में जो एक चीज कंप्लीटली गायब है, वही सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। इसमें किसी भी फॉर्मल एजुकेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं कि जब एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए ग्रेजुएशन मांगी जाती है तो देश चलाने वालों के लिए मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया क्यों नहीं है? ये डिबेट बहुत आम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त इस बारे में काफी डीप डिस्कशन हुआ था। एक ऐसे देश में जो अभी अभी आजाद हुआ था और जहां लिटरेसी रेट तब बहुत ही कम था। सही बात है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी कर दी जाती तो प्रैक्टिकली देश की एक बहुत बड़ी आबादी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने और चुने जाने के राइट से ही बाहर हो जाती। एग्जैक्टली। फ्रेमर्स का विजन ये था कि डेमोक्रेसी को ट्रूली एक्सेसिबल और इंक्लूसिव रखना है,
एलिटिस्ट नहीं बनाना है। उनका मानना था कि एक डेमोक्रेटिक लीडर के लिए अपने लोगों के दुख दर्द, ग्राउंड रियलिटी और पब्लिक ट्रस्ट की समझ किसी यूनिवर्सिटी की फॉर्मल डिग्री से कहीं ज्यादा बड़ी क्वालिफिकेशन है। बिल्कुल। एक किसान या मजदूर जिसके पास पीएचडी ना हो, शायद उस स्पेसिफिक फील्ड की ग्राउंड रियलिटी एक एकेडमिक एक्सपर्ट से बेहतर बता सके। पर जैसा कि किसी भी पावर स्ट्रक्चर में होता है, एक बार एंट्री मिल जाने के बाद सबसे बड़ा खतरा होता है उस पावर का गलत इस्तेमाल या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंट्री मिलना एक बात है, पर हाउस की सीट पर बने रहना दूसरी। इसीलिए एंट्री रूल से ज्यादा स्ट्रिक्ट एग्जिट डोर्स यानी डिस्क्वालिफिकेशंस बनाए गए हैं, जो कि आर्टिकल 102 के अंदर आते हैं। अगर किसी को कोर्ट ने मेंटली अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया है, या वो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो चुका है, या उसने वॉलंटरीली फॉरेन सिटीजनशिप अक्वायर कर ली है, तो उसे तुरंत अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। लेकिन इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट यूके से बोरो किया गया था, और ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को बचाकर रखने के लिए एक अल्टीमेट शील्ड है। इसे एक स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल से समझे तो बहुत आसान हो जाता है। अब सोचिए कि एक क्रिकेट मैच में एक अंपायर है जिसका काम न्यूट्रल होकर डिसीजंस देना है। पर क्या हो अगर ग्राउंड पर खेल रही दो टीम्स में से किसी एक टीम का मालिक चुपके से उस अंपायर को सैलरी दे रहा हो, या उसे कोई प्रॉफिटेबल पोस्ट दे रखी हो, तो वो अंपायर कभी फेयर डिसीजन दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली वही लॉजिक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है। एक एमपी का काम है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना। अगर वो एमपी सरकार से ही किसी गवर्नमेंट पोस्ट के रूप में सैलरी या पेट्रनेज ले रहा है, तो वो हाउस में सरकार की आलोचना कैसे करेगा? उसकी लॉयल्टी बढ़ जाएगी। पर समस्या ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया था कि आखिर किसे प्रॉफिट माना जाएगा और किसे नहीं। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, राइट? मैं नोट्स में देख रही हूँ 1964 का गुरु गोविंदा बासु केस। हाँ, ये केस एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इस केस में कोर्ट ने एक 5-पॉइंट टेस्ट एस्टैब्लिश किया, ये डिसाइड करने के लिए कि कोई स्पेसिफिक पोजीशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं। अच्छा, वो 5 टेस्ट्स क्या थे? पहला टेस्ट था कि उस इंसान को उस पोस्ट पर अपॉइंट करने की फाइनल पावर किसके पास है। क्या वो गवर्नमेंट है? दूसरा, उसे उस पोस्ट से हटाने या डिसमिस करने की पावर किसके पास है। तीसरा, उसे रेम्यूनरेशन या फाइनेंशियल बेनिफिट कौन पे कर रहा है। और चौथा और पांचवा टेस्ट क्या थे? चौथा था कि उसके डेली फंक्शंस का नेचर कैसा है, और पांचवा, उसकी ड्यूटीज पर सरकार का डायरेक्टली कितना कंट्रोल है। अगर इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब गवर्नमेंट की तरफ पॉइंट करते हैं, तो वो डेफिनेट तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये टेस्ट इंश्योर करता है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की पॉकेट में ना चला जाए। पर एक और एस्पेक्ट है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो बाहरी एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस को रोकता है, पर पॉलिटिकल बेईमानी और इंटरनल सैबोटाज का क्या? आप पॉलिटिकल डिफेक्शंस की बात कर रही हैं ना? हाँ, वही। यहाँ पिक्चर में आता है 10th शेड्यूल। एक मेंबर पब्लिक ट्रस्ट पर जीत कर आ गया, पर बाद में पैसे या मिनिस्ट्री के लालच में अपनी ही पार्टी से धोखा करके दूसरी पार्टी में चला जाए। इसे समझने के लिए हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जिसे आया राम गया राम का एरा कहा जाता था, 1960s और 70s में। मैंने इस बारे में सुना है। उस वक्त एमएलएज सुबह किसी और पार्टी में होते थे और रात तक मंत्री बनने के लिए पार्टी बदल लेते थे। बिल्कुल। ये पॉलिटिकल साइड स्विचिंग इतनी बेखौफ थी कि इसने पूरे डेमोक्रेटिक मैंडेट का मजाक उड़ा दिया था। स्टेट गवर्नमेंट्स लगातार कोलैप्स हो रही थी। इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को रोकने के लिए ही 1985 में 52nd अमेंडमेंट लाया गया, जिसने 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया ताकि इन डिफेक्शंस को रोका जा सके। इसने रूल्स बहुत शार्प कर दिए। राइट। डिस्क्वालिफिकेशन तब ट्रिगर होती है जब कोई मेंबर वॉलंटरीली अपनी ओरिजिनल पार्टी छोड़ देता है, पर इसका सबसे तगड़ा मैकेनिज्म व्हिप से जुड़ा है। फॉर्मल ऑर्डर इशू करती है किसी वोट के लिए। हाँ, और अगर एमपी उस व्हिप के अगेंस्ट जाकर वोट कर दे या एब्सटेन कर ले बिना परमिशन के, और पार्टी उसे 15 दिनों के अंदर माफ ना करे, तो उस एमपी की मेंबरशिप इंस्टेंटली खत्म हो जाती है। इसमें कुछ यूनिक केसेस भी मैंने पढ़े थे, जैसे अगर एक इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर जिसे लोगों ने किसी पार्टी का टैग ना होने पर वोट दिया था, वो इलेक्शन के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्योंकि उसने अपने इंडिपेंडेंट मैंडेट को बिट्रे किया है। और नॉमिनेटेड मेंबर्स के केस में एक अलग रूल है, उन्हें पार्टी ज्वाइन करने के लिए शुरुआती 6 महीने का विंडो मिलता है। पर अगर उस 6 महीने के बाद उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की तो डिस्क्वालिफिकेशन पक्की है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा लीगल कॉम्प्लिकेशन आता है दिमाग में। इस पूरे सिस्टम में डिसाइडिंग अथॉरिटी स्पीकर होता है। राइट।
कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर या चेयरमैन को अथॉरिटी देता है। पर क्या उनका फाइनल वर्ड एब्सोल्यूट है? एक स्पीकर जो प्रैक्टिकली किसी पार्टी का मेंबर ही रहा होता है, क्या वो अनबायस्ड होकर रैशनली जज कर सकता है? ये सवाल बहुत लाजमी है और यही मुद्दा 1992 के क्योटो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट तक गया था। वो एक मॉन्यूमेंटल जजमेंट था। कोर्ट ने क्या रूलिंग दी उसमें? कोर्ट ने क्लियर किया कि डिफेक्शन केसेस डिसाइड करते वक्त स्पीकर एक नॉर्मल प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह एक्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी यानी एक ट्रिब्यूनल बन जाता है। ओह, आई सी। तो क्योंकि ये एक जुडिशियल प्रोसेस बन जाता है, इसलिए उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। एग्जैक्टली। अगर कोर्ट को दिखता है कि स्पीकर ने बैड फेथ में या नेशनल जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल्स को इग्नोर किया है, तो उसके ऑर्डर को रिवर्स किया जा सकता है। सेट कर दिया कोर्ट ने, ताकि स्पीकर का ऑफिस एक डिक्टेटर का ऑफिस ना बन जाए। अब जब हम स्पीकर की बात कर ही रहे हैं, तो इन ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट के डेली रोल्स पर थोड़ी नजर डालते हैं। जरूर। इतने सारे कॉम्प्लेक्स रूल्स और हीटेड डिबेट्स के बीच हाउस रोजाना चलता कैसे है? वहां एक कस्टोडियन की जरूरत तो होती ही है। लोकसभा में आर्टिकल 93 के तहत स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, जो हाउस की प्रिविलेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं और रूल्स इंटरप्रेट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि लोकसभा डिसॉल्व होने पर भी स्पीकर अपनी पोस्ट नहीं छोड़ते। हाँ, वो अपनी पोस्ट पर नई लोकसभा की पहली मीटिंग की ठीक पहले तक बने रहते हैं। ये इंश्योर करता है कि आम जनता का सबसे बड़ा हाउस इतने लंबे ट्रांजिशन फेज में हेडलेस ना रहे। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में आर्टिकल 89 के हिसाब से मैकेनिज्म अलग है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। लड़ना पड़ता। जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली अपर हाउस का हेड बन जाएगा। पर क्योंकि वो हाउस के मेंबर नहीं होते, उनके पास आमतौर पर वोटिंग राइट नहीं होता। वो सिर्फ टाई होने की सिचुएशन में कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। और उनके पास किसी बिल को मनी बिल सर्टिफाई करने जैसी पावर भी नहीं होती, जो कि सिर्फ लोकसभा स्पीकर के पास होती है। राइट। और इन दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ठीक पीछे एक और मशीनरी साइलेंटली काम कर रही होती है, जो आर्टिकल 98 के तहत आती है। दोनों हाउसेस का अपना एक सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर पार्लियामेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के कंट्रोल में होता, तो लॉ मेकिंग आजाद कैसे होती? सही बात है। सरकार आसानी से बिल्स की फाइल्स गायब करवा सकती थी या डिबेट्स के शेड्यूल को डिस्टर्ब कर सकती थी। इसलिए एक सेपरेट सेक्रेटेरिएट इस बात की गारंटी देता है कि पार्लियामेंट का डेली एडमिनिस्ट्रेशन प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट के ऑर्डर्स पर नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंटली चले। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की एक मजबूत लाइन ऑफ डिफेंस है। तो आज की इस डीप डाइव से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, उसमें एंट्री पाने के रूल्स और बाहर निकलने के स्ट्रिक्ट कंडीशंस, ये सब एक हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम का हिस्सा हैं। बिल्कुल। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से लेकर 10th शेड्यूल तक हर एक क्लॉज इस बात को इंश्योर करता है कि लॉ मेकर्स आम जनता के प्रति अकाउंटेबल रहें। लेकिन जाने से पहले मैं उस 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में एक प्रोवोकेटिव थॉट दिमाग में छोड़कर जाना चाहती हूँ। हमने देखा कि ये लॉ करप्ट साइड स्विचिंग को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था, और उसने बहुत हद तक इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी लाई भी। इसने एक नया फिलोसॉफिकल सवाल पैदा कर दिया है। सोचिए, अगर एक एमपी किसी बिल पर लॉ मेकिंग के दौरान अपना इंडिविजुअल कॉन्शियंस या अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी की भलाई देखता है, पर उसकी पार्टी का व्हिप उसे स्ट्रिक्ट आदेश देता है कि पार्टी लाइन के हिसाब से ही वोट करना है, वरना उसकी सीट चली जाएगी। एग्जैक्टली। तो जब एक एमपी ऐसी सिचुएशन में स्ट्रिक्टली पार्टी व्हिप के ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाता है, तो क्या वो सच में अपनी जनता का रिप्रेजेंटेटिव बचा है, या फिर वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का रबर स्टैम्प बनकर रह गया है? ये एक ऐसी डिबेट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी और इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव फ्रीडम के ठीक बीच में आकर खड़ी होती है। इसका कोई क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट जवाब किसी लॉ बुक में नहीं मिलता। सही कहा। ये एक ऐसी दुविधा है जिस पर हम सबको खुद से जरूर सोचना चाहिए। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली बार एक और फैसिनेटिंग सोर्स के साथ फिर मिलेंगे।